अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल, ये भारत के पड़ोसी देश हैं जहां जनता ने संसद को आग लगा दी, सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर बड़े प्रदर्शन किए। नेपाल में आग और आंदोलन के बाद आगे क्या होने वाला है? नेपाल के जेनजी प्रदर्शनकारियों ने 4 घंटे चली वर्चुअल बैठक के बाद देश का अंतरिम नेतृत्व संभालने के लिए पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे किया था। ये कदम नेपाल की मौजूदा राजनीति के लिए जितना चौंकाने वाला है, उतना ही उम्मीदों से भरा भी था। लेकिन शाम होते होते पता चला कि नेपाल में चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की अंतरिम पीएम नहीं होंगी। अब उनकी जगह कुलमन घिसिंग का नाम सामने आया है। बैठक में साफ कहा गया कि कोई भी युवा जो राजनीतिक दलों से जुड़ा है उसे नेतृत्व का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। मकसद था इस आंदोलन को पूरी तरह निष्पक्ष और गैर राजनीतिक बनाए रखने का, या कम से कम ऐसी छवि बनाने का। इसके साथ एक बड़ी बात यह भी है कि नेपाल का युवा अब चीन के इशारे पर चलने वाली सरकार नहीं चाहता है और वो भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में काठमांडू मेयर बालेंद्र शाह का नाम भी चर्चा में आया, लेकिन उसे किनारे कर दिया गया क्योंकि बालेंद्र शाह का रुख भारत के प्रति सख्त रहा है। जबकि बालेंद्र भी भारत में रहे और पढ़े हैं। यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमटेक की डिग्री हासिल की, लेकिन साल 2023 में बालेंद्र शाह ने काठमांडू में बॉलीवुड फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश दिया, खासकर फिल्म आदिपुरुष के एक डायलॉग को लेकर, जिसमें माता सीता को भारत की बेटी कहा गया। बालेंद्र शाह का तर्क था कि ये संवाद नेपाल की जनता की मान्यता के खिलाफ है, जो ये मानती है कि माता सीता का जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ था। उन्होंने काठमांडू में बॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही ग्रेटर नेपाल के नक्शे को लेकर उनके रुख ने भारत में विवाद पैदा किया। बालेंद्र शाह ने अखंड भारत के नक्शे के जवाब में अपने कार्यालय में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया, जिसमें भारत के कुछ हिस्से शामिल किए। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि नेपाल का भविष्य अब किस ओर जाएगा। एक तरफ बांग्लादेश का उदाहरण है, जहां के हालात पूरी दुनिया देख ही रही है, और दूसरी तरफ भारत है, जिसके साथ मिलकर नेपाल वापस अपने गौरव को पाने की सोच सकता है। एक तरफ 2025 में आए मजबूत पर्यटक आंकड़े और भारत के साथ ऊर्जा व्यापार की गहराती साझेदारी, दूसरी तरफ हालिया सोशल मीडिया बैन और जेनजी आंदोलन से उपजा अविश्वास। यही टकराव तय करेगा कि क्या नेपाल पर भरोसा लौटेगा और भारत से उसके रिश्ते कितने कारगर बनेंगे। आज नेपाल की जो तस्वीरें हैं, उनसे लगता है कि नेपाल को अब लंबा रास्ता तय करना होगा। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की नई संसद सिंह दरबार, जिसे आंदोलनकारियों ने फूंक दिया, उसकी अनुमानित लागत करीब 600 करोड़ नेपाली रुपए में आंकी गई है। यानी विरोध की आग में नेपाल के लोगों ने अपने ही देश को नुकसान पहुंचाया है। इसी तरह नेपाल के 5 सितारा हिल्टन होटल के हालात को देखकर समझा जा सकता है कि इससे रिकवर होने में कितना वक्त लगेगा। काठमांडू में कई गाड़ियों के शोरूम तोड़ दिए गए, दुकानों में लूटपाट की गई। हालात इतने बिगड़े कि नेपाल घूमने आए कई भारतीय और विदेशी पर्यटक भी इसकी चपेट में आ गए। नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में महामारी से रिकवरी हुई थी, पर हालिया अशांति से शॉर्ट टर्म में बड़े नुकसान की आशंका है। नेपाल टूरिज्म ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2025 में नेपाल ने 1,16,490 इंटरनेशनल विजिटर्स रिसीव किए। ये अप्रैल 2024 से करीब 5% ज्यादा है, यानी टूरिज्म धीरे धीरे बढ़ रहा था। जनवरी से जुलाई 2025 में करीब 6.5 लाख विदेशी पर्यटक हवाई मार्ग से पहुंचे। 2025 में मामूली गिरावट दर्ज हुई, लेकिन भारतीय पर्यटकों की संख्या उसमें सबसे ज्यादा रही। जनवरी से जून 2025 में 1,47,839 भारतीय नागरिक नेपाल पहुंचे थे। नेपाल टूरिज्म का एक हिस्सा कैलाश मानसरोवर यात्रा से भी जुड़ा है। नेपाली ट्रैवल ट्रेडर्स के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में भारत से करीब 20,000 यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। इस साल भी कई यात्री गए हैं जो फिलहाल तिब्बत में फंस गए हैं। उनके लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है। राजस्थान की विधायक ऋतु बनावत भी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गई थी, लेकिन
विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के बीच वो नेपाल बॉर्डर पर फंस गई। चीन में मौजूद भारतीय दूतावास ने फंसे हुए तीर्थयात्रियों को निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। दरअसल नए निर्देश नेपाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जारी किए गए हैं। हालांकि नेपाल के हालात सामान्य होते ही कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम हो जाएगी। भारत और नेपाल के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध रहे हैं, इसलिए वहां की सरकार से इस यात्रा को लेकर कभी मतभेद नहीं हुए। भारत नेपाल संबंधों की धुरी अगले 12 से 18 महीनों में क्या होगी, ये देखना अहम होगा, और खासकर आर्थिक और व्यापारिक मामलों में। नेपाल भारत का 14वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत से नेपाल के मुख्य निर्यात में पेट्रोलियम, आयरन, स्टील, ऑटोमोबाइल, मशीनरी और अनाज शामिल हैं। 2023-24 में भारत नेपाल ट्रेड करीब $8.5 अरब से ऊपर दर्ज हुआ। भारत ने नेपाल में 669 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की अनुमति दी। नेपाल राष्ट्र बैंक के अनुसार भारत नेपाल में निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है, जो नेपाल के कुल FDI का 35% से ज्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत ने करीब 65,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था। इसके बदले में भारत ने नेपाल से $1201 मिलियन यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंपोर्ट किया था। इस बीच सवाल यह भी है कि क्या नेपाल में फिर से राजतंत्र या मोनार्की की वापसी होगी। इस पर इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि नेपाल में राजतंत्र की वापसी फिलहाल तो नहीं होगी, क्योंकि नेपाली संविधान के तहत वहां प्रजातंत्र का जो ढांचा बनाया गया है उसकी जड़ें काफी गहरी हैं। वहां की राजनीति संविधान के अनुसार चलती रही है, और जेन ज़ी अगर नए नेपाल की स्क्रिप्ट लिखेगा तो उसमें राजशाही की जगह शायद ना हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस जेन ज़ी ने नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन किया, आगे वो कितनी यूनिटी और मैच्योरिटी दिखाएगी, इस पर नेपाल का भविष्य टिका है।